हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएसए स्टार्टर। आज मैं आपको प्रैक्टिस पेपर टर्म सेकंड का क्लास 9 का हिंदी मीडियम का करवाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको इंग्लिश की, मैंने आपको साइंस की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम और मैथ्स की इंग्लिश मीडियम, एसएसटी की, संस्कृत की, जितने भी सारे प्रैक्टिस पेपर हैं उनकी वीडियो प्रोवाइड कर दी है। अब प्रैक्टिस पेपर जो है टर्म सेकंड का, ये जो गणित का है, हिंदी मीडियम में मैं आप समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा और अच्छे से उसको करिएगा भी। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि देखो, आपका जो पेपर का जो पैटर्न है सेम इसी प्रैक्टिस पेपर की तरह ही रहेगा। टोटल 14 क्वेश्चन आपके आएंगे, उसमें 3 सेक्शन होंगे, ए, बी एंड सी। सेक्शन जो ए है उसमें 6 क्वेश्चन टोटल होंगे और 2 नंबर का 1 होगा, यानी कि सेक्शन ए आपका 12 मार्क्स का है। इसमें कुछ ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, मैं हिंदी में बताता हूँ क्योंकि मैं हिंदी में ये वीडियो बना रहा हूँ तो हिंदी में दिखाता हूँ। ठीक है डियर, तो खंड बा 3 अंकों वाले हैं इसमें। ठीक है, 4 प्रश्न है, तो यानी कि खंड बा भी 12 नंबर का है, खंड का भी 12 नंबर का है। और खंड सा पे आ जाइए, 4 अंकों के 4 प्रश्न आएंगे, यानी कि 16। तो 12 + 12 + 16 आपका हो गया टोटल 40। तो आपको 2 घंटे मिलेंगे, 40 मिनट में आपको पूरा करना होगा इस प्रैक्टिस पेपर को। जब आप पहले खुद ट्राई कर रहे हैं या प्रैक्टिस करने के बाद कर रहे हैं तो देखो आपको कितना टाइम लगता है, फिर आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर छूटेगा या नहीं, और अगर छूटेगा तो प्रैक्टिस और तेज करो, स्पीड बढ़ाओ। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन, घनाभ के आकार का एक टैंक है। जो टैंक है ना वो घनाभ के आकार का, बच्चों पता ना आपको घनाभ कैसा होता है, इस तरीके से घनाभ होता है। तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई 20 मीटर है। ठीक है, जैसे घनाभ है ना, तो इसकी लंबाई कितनी है, ये लंबाई ले लो, ये 20 मीटर है। ठीक है, और देखो यहाँ लिखा 18 घन मीटर। जब घन लिखा आ जाता है तो वो आयतन की बात कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कितना सामान भर सकता है ना, वो 18 घन मीटर है। यानी कि हमें आयतन दे रखा है 18, क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है। और हमें यहाँ पर दे रखा है पानी का स्तर 15 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, ये हाइट दे रखी है। देखो अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर कोई क्वेश्चन आए और हमें ये पता लगे क्या क्या चीज़ दे रखी है और क्या पूछी है, तो हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखो लंबाई दे रखी है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम मतलब आयतन दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर हमें हाइट दे रखी है और हमें चौड़ाई निकालनी है। तो जब हमें आयतन दिया है तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब आप आंसर देखो, पहले अब आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, हटाए गए पानी का आयतन, क्योंकि जो घनाभ है ना ये घनाभ की शेप में है ना, तो टैंक जो है घनाभ की शेप में है ना, तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हाँ ये ना, ये आयतन का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, L × B × H। तो बच्चों ये 18 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, लंबाई कितनी है 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है पता नहीं, और जल स्तर में पानी में कमी 15 सेंटीमीटर हमारी थी। अच्छा एक बात एक बार और देख लेते हैं, यहाँ मीटर में है बच्चों। तो ठीक है, ये किस में है, मीटर में, और ये किस में है, मीटर में, और ये कितने सेंटीमीटर में। सुन रहे मेरी बात। तो अगर आपने क्वेश्चन में ये ध्यान ना रखा तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो अब इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में बदलने के लिए बटे में 100 लगा दिया हमने। देखो जो आंसर दिया है ना वो हमने यहाँ लिख दिया, आयतन दे रखा था आयतन लिख दिया, लंबाई दे रखी थी लंबाई लिख दी, चौड़ाई पता नहीं थी चौड़ाई लिख दी, और जल स्तर में पानी जो कमी आई है वो 15 है, तो ऊंचाई है। ठीक है, तो ये भी लिख दिया, और यहाँ 100 पता है क्यों लगाया, 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदला है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में बदला है। तो अब ये 15/100 है, इधर जाके 100/15 हो जाएगा, ये 20 ऊपर है 20 नीचे चला जाएगा। उसके बाद अब इसको हमने काट दिया, देखो मैं काट के दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने काटा नहीं था। ठीक है, तो मैं काट के आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा एक एक चीज़। देखो किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 3 6 18। ठीक है, और 20 पंजे कितना होता है, 100 होता है, और 5 से 5 कट गया तो 6 आ गया, तो हमारा 6 मीटर आंसर आ गया। क्लियर हो गया सबको, एक बार दोबारा काट देते हो, 3 पंजे 15, 3 6 18, 5 से बाद में काटना, चलो काट दो, 5 दूनी 10 20, तो 20 से 20 कट गया तो 6 आ गया। तो डीएस इस तरीके से टैंक की चौड़ाई हमें निकालनी थी, 6 मीटर आ गया। देखो ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, ये इसका उसका आंसर हो गया, समझ में आ गई। उसके और में दे रखा था आपको 2 में से एक करना था। अब दूसरे में क्या बोला है, ये बोला है कि अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते, ये वाला नहीं करना चाहते, तो आप ये ला भी कर सकते नीचे वाला। ये तो बुक का ही क्वेश्चन है, कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है। देखो गोला है, गोले में हमें क्षेत्रफल दिया है और हमें आयतन तक जाना है। देखो क्षेत्रफल को आयतन तक पहुंचाने के लिए त्रिज्या मदद करेगी, कौन मदद करेगी, त्रिज्या। तो पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो जो चीज़ दी होती है ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले हमें क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
616 दे रखा है ना, ये देखो ये 616 दे रखा है ना, तो यहाँ लिख दिया। जब हमें आंसर दिया तो आंसर सामने लिखो, फॉर्मूला नीचे लिखो, इस पैटर्न से करना ईजी रहता है। ठीक है, गोले की त्रिज्या हमें क्या है, आर मान ली हमने। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो गोला होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 4πr² होता है ना ये। तो हमने क्या लिखा है, 4 लिख दिया, पाई की जगह बाई बटे 7 लिख दिया, आर का स्क्वायर लिख दिया, 616 लिख दिया। ठीक है, तो ये आर का स्क्वायर है। ठीक है, अब ये सुनो, ये जो 4 और बाई बटे 7 है, ये जगह उल्टा हो जाएगा। ये ऊपर है ना 4, देखो ध्यान से, ये ऊपर है ना, ये नीचे चला जाएगा। और ये बाई बटे 7 है, इधर जाके 7 बटे 22 हो जाएगा। उल्टा कर देंगे इसको, कैसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ये याद रखना बच्चों, जब बराबर के इधर हम किसी को लेकर जाते हैं तो उल्टा कर देते हैं। 4 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, बाई बटे 7 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा 7 बटे 22। तो इस तरीके से अब देखो मैं इसे काट के दिखा देता हूँ। देखो 4 से काटो, 4 एकम 4 हो गया, 2 बचे तो 21 बन गया, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, और एक आगे बचा तो 16 हो गया, तो 4 चौ 16 हो गया। और 22 सत्ते कितना होता है, 154 होता है। 22 सत्ते 154 तो 7 ये बचा और 7 ये बचा, तो 2 बार 7 बच गए। ठीक है, वीडियो को पीछे करके सुन लेना अगर कोई दिक्कत आए कोई भी, यही फ़ायदा होता है वीडियो का, है ना। तो 7 2 बार तो एक साथ बाहर आ गया। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन को हम लोग कहते हैं 4/3 πr³। और हमने 4/3 की जगह 4/3 लिख दिया, पाई की जगह बाई बटे 7 लिख दिया, आर की जगह 3 बार 7 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि आर 3 बार है। उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करें, मैंने 7 से 7 काट दिया, तो 4 22 7 और 7 की गुणा करी तो 43 12 आ गया, बटे में 3 आ गया। ये बटे में कितना है, 3 है। ठीक है, अब 3 को इसे डिवाइड करा इस तरीके से, देखो 43 12 लिखा है, यहाँ 3 से भाग कर दिया, भाग करना आता है ना आपको। तो देखो 3 एकम 3 करेंगे, 1 बचा, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो 4 37 नीचे शेषफल आपका बच जाएगा। ठीक है, जो आपको शेषफल 1 बचेगा ना, तो उसको हमने यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, भाग कर लोगे ना आप, तो ऐसे उम्मीद रख सकता हूँ, भाग कर लोगे आप, और नीचे जो शेषफल होगा ऊपर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इस बहुपद का आपको मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, x की जगह -3 रख दो, जहाँ x है ना वहाँ पे आपको -3 रख देना है। तो बस आप x की जगह -3 रख दो। ये देखो जहाँ x है वो -3 रख दिया, तो ये -3 यहाँ रखा, तो 2 3 6 हो गया 5, और 6 में से 5 गया, -1 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। ये कह रहा है एक जोकर की टोपी एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार की है। जो जोकर की टोपी है ना वो लंब वृत्तीय शंकु के आकार की है, तो यानी कि शंकु की शेप में है। और ये कह रहा है आधार की त्रिज्या, मतलब इसे त्रिज्या बोलते हैं, आपको पता नहीं ये त्रिज्या होती है, ये 7 दे रखी है। और कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है इसकी ऊंचाई। और ये कह रहा है ऐसी 10 टोपियाँ बनाने तो कितनी शीट चाहिए। आप एक बार बताओ, जब आप टोपी बनाओगे तो यहाँ से बंद थोड़ी करोगे। जब आप यहाँ से बंद नहीं करोगे तो आप इसका मतलब केवल इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। और जब आप इसी चीज़ को यूज़ करेंगे तो इसे क्या बोलते हैं, CS से क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम एक टोपी का निकालेंगे, उसके बाद हम 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे आप कुछ बच्चे समझ रहे ना, और अगर उन्हें आता है तो कॉपी पेन लेके खुद सॉल्व भी करो साथ के साथ, ताकि इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हाँ भाई मैंने करा है। ठीक है, अब एक बात इंपॉर्टेंट सुन लो बच्चों, जब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाते हैं, अगर आप देखना चाहते समझते समझ ले, बाद में कर लेंगे, वीडियो रोक के करें फिर देखें, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मैंने आपको बोला कि इसमें हमें CS से निकालना है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr/l होता है ना। तो भैया हमें इसमें तो r दे रखा है 7, इसमें हमें h दे रखा है, पर हमें इसमें l तो नहीं दे रखा ना। तो l निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो पाइथागोरस की तरह लगाते थे ना, l वाला जो पाइथागोरस लगाते हैं जो 90 डिग्री का होता है, तो वही लगाना, ये लगाना, इस तरीके ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये देखो मैंने लगा दिया। देखो पहले हमने त्रिज्या लिख ली, ऊंचाई लिख ली, l का फॉर्मूला क्या है मैंने आपको लिख के दिखा दिया। फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं है, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, r कितना है 7, h कितना है 24, तो 7 का 7 कितना होता है 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ा 625, 625 का रूट कितना होता है 25 होता है। तो 25 रूट कैसे निकला मैं करके दिखा देता हूँ। 5 से देखो 5 एकम 5 में 5 में 25, 5 में 5 में 25, 5 में 25, 5 एकम 5, तो 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया, 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया, तो 25 आंसर आ गया। समझ में आ गई।
उसके बाद अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, उसने बोला एक टोपी का निकालो फिर 10 टोपी का निकालो। तो एक टोपी का हम अब लगाएंगे पाई आर एल, अब लगाएंगे पाई आर एल। क्यों, एल भी निकाल लिया, आर हमको पता था, पाई की वैल्यू 22/7 है। तो सोल्व कर लो, देखो 7 से 7 कटिए, 22 की 25 में मल्टीप्लाई करो, 550 आ गया। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गया ना, छिप गया। सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगा देना, सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, जो बच्चे आंसर बता रहे हैं शाबाश। 10 टोपी की कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5500 आ जाएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है ये, ठीक है। तो इसने बोला अगर हम ये विकर्ण डाल देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर होंगे, दोनों सर्वांगसम होंगे। आपको पता ना, जो जब हम एक लाइन डालते हैं और हमें सर्वांगसम के लिए बोल रहा है तो 3 चीज़ें बराबर बतानी पड़ती हैं। तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना, ये भुजा इसकी बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, ठीक है, होती है ना, होती। और आपको पता है ये लाइन ना होती 2 ट्राइंगल ना बनते, है ना। तो ये 3 चीज़ें अपने आप हो गई। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं बच्चों। जैसे कोई बच्चा बता रहा है ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण, और ये लाइन क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन है। तो इससे भी कर सकते हो, ठीक है। ये मत सोचना कि एक क्वेश्चन के एक तरीके होते हैं, मेरे दोस्त ने ऐसे कर दिया मेरा गलत होगा, नहीं, आपने भी विश्वास करके करो। फिगर थोड़ा स्केल से बना लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, देखो पैटर्न से करना, जो ऑफिशियल जो डीओ की तरफ से जो आंसर है ना, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी इंग्लिश में आए थे ना वो, मैं इसलिए आपके लिए हिंदी में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABCD एक समांतर त्रिभुज है जिसमें BD एक विकर्ण है, ये पूरा लिख देना। दिया है, ये क्वेश्चन में से देख के लिखना पड़ता है, ठीक है। और जो पूछा गया है वो लास्ट में लाइन से पता लगता है, ये लास्ट में लिख रहा है 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये पूछा होता है। तो पूछने को कैसे लिखेंगे सर्वांगसम को, इस तरीके से लिखेंगे। हमने फिगर में जो नाम दिया है ना वो लिखना है। अगर किसी बच्चे ने फिगर के कोई और नाम लिख दिया तब भी उसका ठीक है, सुन रहे हैं मेरी बात। उसके बाद 3 चीज़ें बराबर बता दो ना, 3 चीज़ें बराबर। जैसे मैंने कौन सी लिखी है आप देख लो, AB बराबर CD लिख दिया, ठीक है, और DA बराबर BC लिख दिया, DA बराबर BC लिख दिया, और BD कॉमन आ गया, उभयनिष्ठ आ गया, क्या आ गया, कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद 3 चीज़ें बराबर बता दी तो सर्वांगसम हो गया। कौन से नियम से हुआ, तीनों की तीनों भुजाएं हैं। ये देखो, जब सर्वांगसम पता लगाते हैं ना तो एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस ट्रायंगल को ले लो ABD को। इसमें 3 चीज़ें कौन सी हैं, एक AB है, एक कौन सी है यहाँ पर हमारी DA, ये लिख लिया, और तीसरा क्या BD है। तो तीनों चीज़ें हो गई, तो इसलिए इसको हम सर्वांगसम बोलेंगे। समझ में आ गई, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाए 5th पे। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। पता बच्चों चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, ये चैप्टर 10 से है आपका, आपकी जो मैथ्स की बुक है ना उस चैप्टर 10 से है ये, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज का मतलब पता क्या होता है, जब एक वृत्त के अंदर कोई चतुर्भुज बना होता है ना तो उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का जो टोटल होता है ना वो 180 डिग्री होता है। सुन रहे हैं मेरी बात, 180 डिग्री होता है। और भी सुन लो, चक्रीय चतुर्भुज की खास बात क्या है। चलो अगर चक्रीय चतुर्भुज ना भी हो ना, अगर जैसे इस तरीके से हमने ये डाला, जीवा डाली है, क्या डाली, जीवा, और जीवा से जो भी ये कोण बनेंगे ना, ये कोण बनेंगे, ये वाला कोण इस वाले कोण के हमेशा बराबर होगा। इसको क्या बोलते हैं, एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे BCD पूछा गया, BCD पूछा गया, ये एंगल पूछा गया आपसे। अब आप ध्यान से देखिए, BC को देखिए, ये BC है, इस पर एक 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये बताओ कितने का होगा। ये क्या है, जीवा है, इस जीवा पे दोनों कोण बन रहे हैं ना, तो ये 30 है, तो ये भी कितने का होगा, 30 का होगा, ठीक है। अब ये कितने का, 30 का है। अब एक ट्रायंगल का टोटल कितना होता है, एक ट्रायंगल का टोटल होता है 180 डिग्री, तो ये 30 का है, ये 70 का है, तो ये कितने का होगा, एक ट्रायंगल टोटल कितना होता है 180, तो ये 100 का होगा, तो बचा कितने का, 80 का, ठीक है। अब लिखने का तरीका देख लो। सबसे पहले हमने लिखा BDC बराबर BAC 30 डिग्री, ठीक है, BDC बराबर BAC बराबर 30 डिग्री। क्यों, एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, इस त्रिभुज में चले गए, किस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में चले गए। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस हमने यहाँ पे लिख दिया, इन तीनों का टोटल 180 डिग्री के बराबर होगा। और फिर इसकी वैल्यू पता थी 70, इसकी वैल्यू पता थी 30, इसकी वैल्यू पता नहीं थी, तो हमने क्या करा, 70 30 को जोड़ा 100, 180 में 100 के बचे 80, ठीक है। समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए
कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। मतलब अगर एक वृत्त में जीवाएं बराबर हुए, आपको पता नहीं जीवा होती है, ये कह रहा अगर जीवा बराबर है तो इन जीवा से बनने वाले जो केंद्र पे कोण है ना, ये वाला और ये वाला, ये बराबर होगा। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अब क्या करेंगे, सर्वांग सम कर देंगे। और सर्वांग सम का मतलब होता है तीन चीज़ें बराबर बताना। सबसे पहले क्या लिखना होता है, दिया। अच्छा ये और में है, अगर आप ये ऊपर वाला नहीं करते तो आप ये नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, देखो सबसे पहले तो दिया है, लिखेंगे ए बी जिसकी जीवाएं ए बी बराबर सी डी बराबर है, ठीक है, ये हमने लिख दिया। फिर सिद्ध करना क्या है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, ये हमें बराबर करना है। और मैंने 10 चैप्टर भी बना रखे हैं ना वीडियो, तो वो भी देख लेना अगर देखना चाहे तो। 11 की भी बना रखी है, 15 चैप्टर की भी बना रखी है, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 की, चैप्टर नंबर 10 की, चैप्टर नंबर 11 की, चैप्टर नंबर 2 की भी बना रखी है, ठीक है, बाकी और देख लेंगे। तो अब यहाँ से समझ आ गई, हमें ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर करना है। हमने क्या करा, इसको 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 मिला दिया। उसके बाद अब हमें इसमें तीन चीज़ें बराबर बतानी है, तो बता दोगे तीन चीज़ें बराबर, वेरी गुड। देखो ये त्रिज्या ये भी त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है ना भाई। अगर सॉरी अगर ये केंद्र है तो केंद्र में ये केंद्र, तो अगर ये 5 है तो 5 ही तो होगा हर जगह से। तो बस तो ये आप इसके बराबर कर सकते हो, ये इसके बराबर कर सकते हो, ये इसके बराबर कर सकते हो, क्योंकि चारों ही बराबर है, चारों ही बराबर है, वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो हमने दो जोड़े ले लिए अलग अलग, हमने ए ओ सी ओ ले लिया, बी ओ डी ओ ले लिया, एक वृत्त की त्रिज्या लिख दिया। उसके बाद ए बी बराबर सी डी किया ना, तो ये क्या है दिया है क्वेश्चन में। तो जब तीन चीज़ें बराबर हो गए तो क्या होगा, सर्वांग सम। अब देखो किससे हुआ, एक त्रिभुज में ले लो, ये भी साइड लिए, ये भी साइड लिए, ये भी साइड लिए, तो तीनों लिए तो क्या हो गया, ऐसे से हो गया। उसके बाद इसने पूछा था कि इन दोनों के बारे में क्या बोलोगे, इन दोनों के बारे में क्या बोलोगे, इन दोनों के बारे में आप क्या बोलोगे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है, बराबर के होंगे सीपीसीटी से, ठीक है। आपको पता ना बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है सीपीसीटी, इंग्लिश में भी सीपीसीटी लिखोगे, हिंदी में भी लिख सकते हो, नहीं तो इसकी फुल फॉर्म होती है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा। देखिए अब हम छठा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कह रहे यदि एक गोले और एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होता है तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो जो चीज़ दी है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, और ऐसा अनुपात वाला क्वेश्चन आ सकता है। बोला क्या है, गोला, और बोला क्या है, घन, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है। तो जो बोला उसी को आप लिखो। क्या बोला उसने कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है एक ठोस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो अब आपको क्या करना है, ये जो r का स्क्वायर है ना, इसको तो यहीं रहने दो, ये जो a का स्क्वायर है बट्टे में ले आओ। ऐसे देखो ये 6 है, यहाँ लिख दिया, ये जो 4π है बट्टे में आ गया। समझे मेरी बात। हमने क्या करा, जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर लिया, जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर लिया। पाई को मत खोलना, ऐसे क्वेश्चन में पाई को नहीं खोला जाता। जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं होता ना पाई की वैल्यू, तो आप पाई को मत खोला करो, ठीक है ना। चलो अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब वर्ग, ये इधर जाके रूट बन जाएगा। आपको पता है ना, जैसे a का स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो उधर जाके क्या बन जाता है, वो रूट नहीं बन जाता। तो दोनों पे तो पूरे पे एक साथ कर लिया हमने, तो ये हमने इतना ही छोड़ देना है, अभी छोड़ दिया। अब हमसे पूछा क्या गया, हमसे बोला गया कि आयतन का अनुपात निकालिए। तो जो अनुपात बोला है तो अनुपात लिखो। किसका बोला, पहले गोले का नाम बोला ना, इस बात का ध्यान रखना, पहले गोले का बोला है, तो जिसका बोला उसे ऊपर, जिसको बाद में बोला उसे बाद में लिखेंगे। तो गोले का आयतन बटे में घन का आयतन। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, यानी कि 13 चैप्टर स्कोरिंग है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना और पुट करना आता है तो मज़े आ जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कर लो इस पर। तो गोले का आयतन ये रहा, घन का आयतन ये रहा। तो देखो आप ध्यान से देखो, नोटिस करो, देखो इधर ध्यान से देखो, ये 4/3 पाई अलग कर दिया, इसके ऊपर भी 3 है, इसके ऊपर भी 3 है, तो हमने r/1 3 अलग कर दिया। एक बात और बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब ये 3 है ना, तो इसको 3 बार लिख लिया। क्यों लिखा 3 बार, 3 है, 4/3 का 4/3 लिख दिया। अब ये r/a है ना, r/a, इस r/a की वैल्यू कितनी है, ये रहा, रूट में 6/4 है ना, इसको 3 बार लिख देंगे। कितनी बार लिख देंगे, 3 बार, 1 2 3, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कुछ नहीं है तो साइन मल्टीप्लाई माना जाता है, लिखो ना लिखो मर्जी आप, पता ना। अब देखो आपको पता ना, जैसे 2 रकम में रूट होते हैं, रूट 3 क्या बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा ना। तो बस
ये 2 रूट में है तो एक आज़ाद हो गया, बेचारा अकेला रह गया, अब इसके आए नहीं ताया है ना। ठीक है चलो, तो इन दो में से एक बाहर आ गया, अब इसको डिशुम डिशुम करनी पड़ेगी। पाई से पाई कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे जो है ये 4 से 4 कट गया। ठीक है, सिर्फ 2 बचा, और ये 6 बटे में 4 पाई था ना, तो इस 4 को मैंने 2 दूनी 4 कर लिया। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? और आपको पता है रूट की क्या कंडीशन होती है? रूट की कंडीशन होती है 2 में से एक बाहर निकलता है, हाँ या ना। तो यहाँ देखो, इस 4 में से ये 2 रूट 2 है, एक बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल के 2 से 2 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? रूट 6 बटे में पाई, और रूट 6 रेशो पाई आंसर आ गया। इतना भी छोड़ दोगे ठीक है, इतना कर लो कि तब भी ठीक है। समझ में आ गई आपको? क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो 7वां क्वेश्चन। 7 में बोला आपको इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे। तो इसका तरीका क्या होता है, मैंने क्या सिखाया था तरीका? अच्छा एक बात और बता रहा हूँ कि मैंने इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को हाथों से करके दिखाई है, एक वीडियो पूरी बनाई है लगभग, उसमें मैंने 3 पार्ट में कराया, उसको मैं एक जॉइन करके भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट में जब वीडियो देखेंगे ना, बाकी के क्वेश्चन जैसे मैंने करवाया ना 12वां 13वां 14वां आप देखेंगे अभी, तो वैसे ही क्वेश्चन मैंने शुरू के भी करवाया, लेकिन वो इंग्लिश में कराया। तो आप और डीपली सीखना चाहते हो इंग्लिश वाली वीडियो भी देख लेना मैथ में। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की तो आप देख लोगे, साइंस वगैरह संस्कृत एसएसटी जो भी है। देखो इसको करते कैसे हैं। ये 10 दूनी कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ क्या लिखा हुआ? माइनस। माइनस करने पर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, माइनस करने पर 1 आना चाहिए। माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। तो इसको हम उस तरीके से फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको ना जो बोर्ड वाली वीडियो है ना, वही वाली उसमें दिखा दूंगा आपको। ठीक है, उसमें आप देख लेना। ठीक है, जो मतलब कॉपी में मैंने करके दिखा रहा हूँ उसमें देखता हूँ, उसमें आपको क्लियर कराता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है 2t² माइनस टी माइनस 10। ठीक है, इसको फैक्टराइज आपको करना है, तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले बड़ी पावर, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 10 है ना कांस्टेंट, और ये पावर 2 है, इसके साथ कौन सा कांस्टेंट है? 2। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, तो 20 जो है ना वो कैसे कैसे आ सकता है, किस किस के टेबल में 20 बन सकता है? जैसे 10 2 20 हो सकता है, 5 4 20 हो सकता है। ठीक है, और कैसे कैसे हो सकता है? 20 21 20 हो सकता है। ठीक है, इनमें से वो कौन सा पेयर है जो घटाने पर, यहां पर कुछ नहीं तो 1 मान लो, 1 ले आए, यहां जो साइन होता है, ठीक है, उसको देखते हैं, बस यहाँ पर प्लस होना चाहिए, प्लस ही है। ठीक है, और अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो सबको उठा के उधर ले जाओ, साइन चेंज करके प्लस कर दो उसको। तो यहाँ माइनस है, माइनस होने पर, ठीक है, तो हम ये देखेंगे घटाने पर 1 किस में आ रहा है? तो इसमें आ रहा है, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो मैं बहुत आराम आराम से समझाऊंगा। 5t माइनस 4t, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको कर दिया। अब ब्रैकेट में लिख दिया, अब समझ में आ गया। 5 में से 4 गए, 1 बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20, 20 ही आएगा। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड है ये। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो माइनस की, ये हो गया माइनस, क्योंकि प्लस है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 2 ग्रुप बन गए, तो इसको हमने 2 बार ऐसे लिख दिया। इसके भी टुकड़े दे दो, 4 के टुकड़े क्या होते हैं? 2 2 जा 4। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो। ठीक है, 2 पेयर बन गए। ठीक है, तो और बाकी मैंने बहुत से चैप्टर्स की वीडियो बना रखी, वो भी देख सकते हैं आप। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में टी है ना, तो ये टी आ गया बाहर। इसमें क्या बचा? 2t बचा, और माइनस का 5 बचा। और इन दोनों में क्या कॉमन है? इसे हटा लो, क्या है इसमें? 2 कॉमन है, तो क्या आ गया? 2t माइनस का 5। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम आ गए, तो आपने सही करा है। तो इन दोनों में से एक बार लिख लो, क्यों? क्योंकि हम इन दोनों में कॉमन ले लिया। इसमें कॉमन क्या ये, तो क्या बचा? इसमें बचा t, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, t बचा प्लस, और ये 2 बचा। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, यहां पर हमने इसको कर दिया।
ये आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी एक आयत है, मतलब हमें एक आयत दे रखा है, कह रहे इसमें पी क्यू आर एस ए बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु, मतलब हम अपनी मर्जी से मध्य बिंदु नहीं लगा सकते। ये बात ध्यान से सुन लो, ये जो पी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। जैसे अगर मैंने मान लो इसे ए बी लिख दिया तो पी यहाँ लिखना पड़ेगा बीच में, मध्य बिंदु का मतलब तो बीच में। सुन रहे मेरे, जैसे मैंने फिगर बना ली, तो अब क्वेश्चन में देखो मैंने सही करा है, चेक करो। ये देखो पी जो है ए बी का है, पी जो ए बी का, ठीक है, और क्यू जो है बी सी का है, क्यू जो है बी सी का, और आर जो है वो सी डी का, आर जो है सी डी का, बिल्कुल ठीक है, और एस जो है डी ए का, बिल्कुल ठीक, सही करा ना, ऐसे ही करना है आपको भी। ठीक है, अब इसमें जो है देखो दिया है, पूछा है, तो दिया है मैंने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि मैं आपको इसी में बताऊँगा। दिया है मैं, आप यहाँ से लिखेंगे पूरी लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है, मैं यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे क्वेश्चन में से। मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि आपको बता सकूँ कि दिया है और सिद्ध करना क्वेश्चन में से लिखना होता है। ठीक है, तो दिया लिख लोगे, फिर सिद्ध करना है क्या, ये रहा चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। तो दिया है, सिद्ध करना इसमें से लिख लोगे ना, बोलो लिख लोगे ना, हाँ ठीक है। चलो उसके उपपत्ति पे आ जाओ। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें बोला सम चतुर्भुज। अच्छा सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होगा कि सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो प्रूफ कैसे करेंगे। कोई बच्चा बता सकता है कि सम चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है, उसे हम रोम्बस हिंदी में सम चतुर्भुज कहते हैं। तो यानी कि हमें इस साइड को इसके बराबर करना है, अगर ये साइड इसके बराबर हो गई तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, देखो वो तो हमने लिख लिया, सिद्ध करने लिख लिया। अब हम उपपत्ति कर रहे हैं। ए बी सी डी क्या है बच्चों, एक आयत है, क्या है, आयत। आयत पता नहीं किसे कहते हैं, इसमें हर एंगल 90-90 डिग्री का होता है, हाँ या ना, और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, हाँ या ना, हाँ ना। ठीक है, अब देखो अगर ये आयत है तो इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर किसके, डी सी के, ए बी जो है बराबर है डी सी के, और बी सी बराबर किसके है, ए डी के है, लिख दिया। अब खुद सोचो, ये मध्य बिंदु है नहीं है, तो अब ए बी का आधा करो, मैं ए बी का यहाँ पे मैंने आधा कर लिया और डी सी का आधा कर लिया, डी सी है ये बच्चों, ठीक है, डी सी लिखा है ये। ठीक है, मैं इसको दोबारा बता दूँ, डी सी लिखा है बच्चों ये। तो देखो मैंने क्या करा, दोनों में आधा आधा लगा लिया, ऐसे बी सी और ए डी का भी आधा आधा लगा लिया। अब खुद सोचो, ये दोनों मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, ये दोनों बराबर है, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना। तो मैंने क्या लिखा, ए पी बराबर होगा पी बी के। ठीक है, ए पी बराबर होगा पी बी के। अभी मैं ये चीज़ इसके बराबर भी करूँगा, मेरी बात सुन रहे, ये मिड पॉइंट है ना, सुन रहे मेरी बात, ये मध्य बिंदु है ना, तो ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, तो बस ये आ गया ए पी बराबर पी बी और डी आर बराबर आर सी। ठीक है, ये डी है ना, ठीक है, तो देखो डी आर बराबर आर सी। एक बात खुद सोचो, मेरी बात ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों के दोनों बराबर हैं, ठीक है, और इनके ये टुकड़े भी आपस में बराबर है, ये टुकड़े भी आपस में बराबर हैं, तो 1 2 3 4 ये चारों आपस में बराबर नहीं होंगे। एक एग्जांपल और सुनो, ये पूरा का पूरा 100 है, कितना है, ये भी 100 है, ठीक है 100 है, तो 100 का आधा कितना होता है, 50 50, इन दोनों में बराबर है 50 50, तो इस 100 का आधा कितना होगा, इसका भी तो 50 इसका 50, तो जब ये 100 बराबर है तो ये 50 50 भी तो आपस में चारों बराबर होंगे। तो हमने क्या करा, ये लिख दिया, इस वाले का ये लिख दिया, इस वाले का हमने ये लिख दिया, समझ में आ गई। हमने क्या करा, मैंने ये करा कि ये आपस में बराबर कर दिए चारों, ये चारों आपस में बराबर है और ये चारों आपस में बराबर है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, कौन सा लेंगे ट्रायंगल, एस ए पी ये वाला ट्रायंगल लेंगे और क्यू बी एस ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, अब इसमें 3 चीज़ें बराबर बता दो, बताओ 3 चीज़ें बराबर कौन सी है। देखो ए एस बराबर बी क्यू के अभी ऊपर सिद्ध किया है, ए पी बराबर पी बी है ऊपर सिद्ध किया है, और ये आया तो 90-90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का आ गया, तो 3 चीज़ें बराबर बता दी। तो बस कौन से रूल से हो अभी पता लगाओ। इस ट्रायंगल में हमने क्या यूज़ करा है, इसमें हमने यूज़ करा ये साइड और बीच में 90, तो कौन सा हो गया फॉर्मूला, एस एस हो गया। दो साइड के बीच में, दो भुजाओं के बीच में एक कोण है, तो उसको हम एस एस बोलेंगे। तो जब ये 3 चीज़ें बराबर तो हर चीज़ बराबर होगी, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या लिख देंगे, सब बराबर है, सब बराबर है। पी क्यू जो है, पी क्यू
बराबर होगा आपका क्यू आर के, क्यू आर बराबर होगा आर एस के, आर एस बराबर होगा एस पी के। ठीक है, तो चारों ही आपस में बराबर हो गए इसी प्रकार करके। और जब चार हो गए तो समीकरण 1 2 3 4 से चारों बराबर हो गए। तो क्योंकि चार भुजाएं बराबर है पी क्यू आर एस में, और किसी भी चतुर्भुज में अगर चार भुजाएं बराबर होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 8वें में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो और वाला है, और वाले में ये क्वेश्चन है, ये भी बुक का ही है। चैप्टर नंबर 8 में देखोगे दोनों बुक के हो। चैप्टर नंबर 8 को तो बुक से ही करना अच्छे से, सारे एग्जाम्पल कर लेना क्योंकि बुक से ही क्वेश्चन आता है उसका हर बार। आप देखोगे प्रैक्टिस में बुक के ही दे रखे हैं, फिर बाद में जाके सपोर्ट मटेरियल वगैरह और चीज़ें देखना। सुन रहे मेरी बात? ये कह रहा है इस आकृति में देखिए, और ये कह रहा है कि ए पी सी क्यू एक समान चतुर्भुज सिद्ध कीजिए। ए पी सी क्यू ये समांतर चतुर्भुज है, इसको सिद्ध करना है। तो बच्चों इसमें भी हम बहुत ही आसानी से इसे कर पाएंगे। हम इसमें सर्वांशम कर देंगे और तीन चीज़ें बराबर होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अब दिया है क्वेश्चन में से, देखो मैंने यहाँ पर भी दिया नहीं लिखा ताकि उनको बताओ दिया है कहाँ से लिखना है। दिया आप लिखना कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी पर दो बिंदु पी और क्यू इस प्रकार स्थित है कि डी पी बराबर बी क्यू है। ये हो गया दिया है, हमें सुन रहे, ये दिया है, हो गया ये पूरा दिया है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना में आप क्या लिखोगे, सिद्ध करना में लिखोगे ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन में से ढूंढना आ गया, दिया सिद्ध करना है, पैटर्न से करना ही है। ठीक है, और मैंने जो एक 10th क्लास की सीबीएसई गाइडलाइंस की भी वीडियो बनाई थी उसमें भी ये मेंशन किया गया कि जब टू प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, प्रूफ वाले, इसी तरीके से करना ताकि बच्चों को फुल मार्क्स मिले। सुन रहे हैं मेरी बात? तो मैं पूरा हर चीज़ का ध्यान रखता हूँ जिससे कि आपके पूरे अच्छे से मार्क्स आए। सुन रहे हैं? तो अच्छे से देखना बच्चों। देखो बच्चों इसमें ना हमें इसको समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है, तो समांतर चतुर्भुज पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं बच्चों जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती है, बराबर होती हैं। तो बस जब आमने सामने की भुजाएं बराबर कर देंगे तो हो गया। और ये कितना आसान है ना, पता है, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को हम सर्वांशम कर देंगे और सीपीसीटी से फिर ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम इसको कर देंगे, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या होगा, समांतर हो गया। इतना आसान है बच्चों, सर्वांशम आना चाहिए आपको। सर्वांशम के देख लो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना स्कोरिंग है ना सर्वांशम। करोगे ना अच्छे से? ठीक है, कर लेना। बी सी क्यू और ये, अब इसमें तीन चीज़ें बराबर बताओ। देखो जल्दी बताओ तीन चीज़ें कौन सी बराबर है। देखो हमें पहले बता दिया कि ए बी सी डी समांतर है, ये इसके बराबर होगा, हाँ या ना, होगा नहीं होगा बराबर। और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, अंत एकांतर कोण जेड बन रहा है। आपको पता है ना जेड जो बनता है अंत एकांतर कोण होते बराबर होते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। तो देखो सबसे पहले हमने दिया है, मैंने आपको बता दिया कहाँ से लिखना है, आपको दोबारा बता दो, दिया है आपको यहाँ से लिखना है, सिद्ध करना है आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है, उसके उत्पत्ति में आप दो ट्रायंगल ले लेंगे, कौन से ले लेंगे हम, ये बी सी क्यू ले लेंगे। ठीक है, और एक ये ले लेंगे। ठीक है, तो देखो हमने बी सी क्यू और डी ए पी ले लिया। ठीक है, तीन चीज़ें बराबर बता दो कौन कौन सी है, मैंने आपको बता दिया था अच्छे से कि देखो बी सी बराबर डी होगा, समान चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं हैं और ये दोनों के दोनों एकांतर कोण बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला इधर वाला, ठीक है ना, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, एक ये वाला है और एक ये वाला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक ये है और एक ये वाला है। और उसके बाद बी क्यू बराबर डी पी हमें दे रखा था क्वेश्चन में, ये देखो दिया था ना। तीन चीज़ें पता लग गई, सर्वांशम आ गया, और जब सर्वांशम आता है तो हम क्या करते हैं, ये इसके बराबर होगा, सीपीसीटी कर देते हैं। सर्वांशम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, है ना। तो बस इसी प्रकार लिख के ये बराबर होगा, और हम लिखेंगे क्योंकि ए पी सी क्यू की विपरीत भुजाएं बराबर हैं तो सिद्ध हुआ ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया ना क्लियर? ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा नौवां क्वेश्चन है। ठीक है, तो नौवें क्वेश्चन में देखो एक दो तीन चीज़ें दे रखी हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कॉपी पर, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन 9th क्वेश्चन जो है वो आपके सेकंड चैप्टर से है। तो मैंने देखो चैप्टर 2 की भी बहुत पुरानी वीडियोस बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 7 चैप्टर्स के लिंक देने की पूरी कोशिश करूँगा जो सेकंड टर्म के आ रहे हैं। ठीक है, तो इसने बोला इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो अब आप देखिए 1 2 3 है,
तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको ये पहचानना पड़ेगा सेकंड चैप्टर में। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा a का स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये आपका फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बस इस फॉर्मूले के हिसाब से वैसे सॉल्व कर दो, ठीक है। और देखो a कितना है 1/4a है, b कितना है -1/2b। देखो इसका ना माइनस का फॉर्मूला नहीं होता, तो इसलिए इसका माइनस भी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, समझ में आ गई। अब c देखो, c कितना है हमारा 1 है, c कितना हमारा 1 है। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, समझ में आ गई। बस अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, पता नहीं चलता कब हो जाए, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। तो आपको पेपर जब करेंगे तो पूरा ध्यान से करना कि पेपर छूटे ना, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मैं पुट कर रहा हूँ, ए की जगह ये लिख रहा हूँ, बी की जगह ये लिख रहा हूँ, सी की जगह ये लिख रहा हूँ। ऐसा लिखने से क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं रहती, समझे मेरी बात। प्लस 2 लिख के दोनों एक साथ, देखो 2 लिख के ये दोनों एक साथ, फिर 2 लिख के ये दोनों एक साथ, फिर 2 लिख के ये दोनों एक साथ। एक बार लगन से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए कितना है हमारा 1/4a, ये रहा। इस तरीके से देखो बहुत सिंपल है, ऐसे करोगे ना सही रहेगा। मतलब 2 लिखा, पहले ये दोनों एक साथ, फिर 2 लिखा, ये दोनों एक साथ, ऊपर के स्क्वायर नहीं लेने, ठीक है। 2 लिखा, फिर ये दोनों एक साथ। क्लियर हो गया आपको। अब सोल्व कर लो, देखो 1/4, देखो 1/4a इंटू 1/4a की मल्टीप्लाई करो तो 1 1 1 होता है, 4 4 16 होता है, a का स्क्वायर होता है ना। तो कितना आ गया 1/16a स्क्वायर आ गया। ऐसे इसको सोल्व करो, 1/2b मल्टीप्लाई में 1/2b, तो 1 1 1 हो गया और 2 2 4 हो गया, b का स्क्वायर आ गया। और देखो ये माइनस माइनस से दोनों कट गए, तो स्क्वायर वाले में हमेशा प्लस का आएगा। सुन रहे मेरी बात, अगर आपको समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका b का स्क्वायर, ये इसको सोल्व करा हमने। कंफ्यूज मत हो ना ये देखकर, क्योंकि इक्वल यहीं लगाया ना, इक्वल यहाँ लगाया, यहाँ इक्वल नहीं लगाया ना, इसका मतलब ये इसके साथ में आगे चल रहा है। सुन रहे मेरी बात। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। अब इसको सोल्व करो, देखो 2 मल्टीप्लाई में 1/4a, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1/2b, क्योंकि देखो ब्रैकेट लगा तो मल्टीप्लाई मतलब होता है। अब देखो कुछ कट रहा है, 2 से 2 कट गया, a और b इकट्ठा आ गया, माइनस का माइनस लग गया और 4 का 4 आ गया। समझ में आ रहा है मेरी बात है, आ रही है, ठीक है। a b, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, क्या लगा हुआ माइनस, तो माइनस का a/4। क्लियर हो गया। आप इसके आगे 1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि 1 किसी आगे लगाने को मर्जी होती है। क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करो, इसको देखो 2 मल्टीप्लाई में -1/2b मल्टीप्लाई में 1 है, तो 2 से 2 कट गया, तो माइनस तो आएगा ही आएगा, b का b लिख दिया, 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। क्लियर हो गया। अब इसको सोल्व करो, इसलिए मैं अलग से पेज पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। ये देखो ये तो 2 है, 1/4a है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1 है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखो ऊपर नीचे कट रहा है, हाँ 2 2 4, तो ऊपर क्या बच रहा है, a बन जा a, नीचे क्या बच रहा है 2, तो a/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा a/2 आ गया। क्लियर हो गया आपको, मैंने बिल्कुल आराम से समझा दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको अच्छे से। अब देखो यहाँ पर आंसर देख लो, इसको इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट में इस तरीके से कर दिया। देखिए अब है हमारा 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा है 1.5 मीटर लंबे एक बेलनाकार रोलर का व्यास देगा। देखो यहाँ पर बेलनाकार रोलर है, आपने रोलर देखा है, रोलर, ठीक है, जो सड़क को प्लेन करता है। उस रोलर को हम लिटाएंगे, खड़ा कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते ना। तो बस वही है, अब हमें पता लगा लिया कि जो रोलर चलेगा उसका कौन सी चीज़ यूज़ होगी, ये चीज़ यूज़ होगी, और ये क्या होता है CS से होता है। क्या होता है, CS से। हमें खुद पहचानना पड़ता है कि CS से है। अब वो बोल रहा है कि जो खेल का मैदान है ना वो 50 मीटर गुणा में 33 मीटर है। तो ये कह रहा है रोलर उसको प्लेन कर रहा है, उस किसको, पूरे मैदान को प्लेन कर रहा है रोलर। तो ये कह रहा है बता सकते हो कितने चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा वो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर हम एक रोलर का CS से निकाल लें, वक्र पर क्षेत्रफल निकाल लें, और टोटल जितना मैदान है उसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो मैदान के क्षेत्रफल को ऊपर और एक रोलर के क्षेत्रफल को नीचे लिख के डिवाइड कर दे, तो पता नहीं लगेगा कि रोलर कितनी बार घूमा है, उतना उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। और आपको और अच्छे से क्लियर देखना मैं कॉपी में कैसे कर रहा हूँ, तो वो भी आप देख लेना वीडियो। तो रोलर की त्रिज्या कितनी आ गई, 35। देखो यहाँ व्यास दे रखा था, हमें त्रिज्या चाहिए होती है, तो त्रिज्या लिख ली, ठीक है। और एक चक्कर में घेरा गया क्षेत्रफल कितना है, 2πr लगाएंगे,
भाई एक चक्कर जब वो लगाता है तो उसका सी एस से जाएगा, ये सी एस से होता है, ठीक है। तो ये देखो ये पूरा गोल गोल घूमेगा ना ये, ठीक है। मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए मान लेते हैं रोलर है, ठीक है, और रोलर का ये होता है पूरा सी एस से, ये पूरा, ठीक है। अब ये गोल घूमेगा तो देखो इस पॉइंट पे वापस आने ऐसे ये गोल घूमेगा तो ये वापस उस जगह पे उस वो चीज़ आ गई ना। तो इसने जब एक बार घूमा तो इसने इतना एरिया कवर किया, इतना एरिया कवर किया। मान लो ये पूरा का पूरा मैदान है, पूरा का पूरा क्या मैदान है। इस पूरे मैदान पर ये कितनी बार ऐसे जाएगा, जैसे एक बार घूमने पे कितना जाएगा, ये देखो एक बार घूमने में इतना गया वो यहाँ तक, ऐसे जाता रहेगा 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 जाता रहेगा। तो टोटल कितनी बार ऐसे गोल हुआ, ऐसे ऐसे हुआ होगा। अब मैं रोलर तो यार ला नहीं सकता ना, तो पेन की वजह से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखो, देखिए अब आंसर देखिए। रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर सेंटीमीटर में दे रखा तो हर चीज़ सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में करो। अब हमें जो मैदान है वो मीटर में दे रखा है तो उसको मीटर में बदलेंगे, तो त्रिज्या कितने के 70/2 आ गई। तो मीटर बदलने के लिए 100 से हमने भाग कर दी तो 200 हो गया, 70/200 आ गया। अब एक चक्कर में घेरा गया क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/h। तो इसमें पुट कर देंगे हम। जब हम इसे पुट करेंगे, सोल्व करेंगे ना इसको, तो 3.3 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैदान का क्षेत्रफल निकाल लो आप। मैदान का क्षेत्रफल कितना निकालेंगे, 55 को 3 से गुणा कर देंगे। उसके और चक्रों की संख्या निकाल लो, आप इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया 500। ठीक है, क्लियर हो गया आपको वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए अब हम सेक्शन सी पर आ गए हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी में आपको क्या बोला गया, आपको फैक्टराइज करना है द पोलिनोमियल। इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। तो इसको मैं आपको कॉपी पर करके दिखाऊंगा, पहले एक बार इसका आंसर भी देख लो आप, ठीक है। ये इसका ऑप्शन वाला भी आप देख लो, है ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये आंसर देख लो, और अभी मैं कॉपी पर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसे इंग्लिश में लिखूँगा, ठीक है। तो ये हिंदी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा किस तरीके से करा है मैं अच्छे से किसी डिटेल में समझा रहा हूँ, बस ये हिंदी के लिए मैं आपको ये लिखा हुआ दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। और अब ये बाकी के जितने सारे क्वेश्चन हैं हम उसमें करेंगे, ठीक है, कॉपी पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। x³ - 6x² + 11x - 6, ठीक है। ये दे रखा है, इससे मतलब इसके आपको फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। क्या करना है डियर स्टूडेंट, फैक्टराइज करना है। तो हमने इसको लेटर ले लिया, इसको px के इक्वल ले लिया हमने, ठीक है। x³ - 6x² + 11x - 6, ठीक है। ठीक है, फैक्टराइज को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं, ठीक है। आप हिंदी में लिखना, समझ में आ गया। अब उसके बाद हमें इसके पॉसिबल फैक्टर पता लगाने हैं कि मतलब देखो फैक्टर्स का मतलब पता है क्या होता है। ये जो हम गुणनखंड पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि x की जगह हम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं जो इसको पूरा जीरो बना देगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, वो है फैक्टराइज। तो इसके कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, पक्का होंगे ये नहीं, हो सकते हैं कौन से। तो अब ये लाइन लिखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, ये देखो फैक्टर पता लगाने के लिए इस 6 का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑफ -6r, ठीक है। हिंदी में आप लिखेंगे संभावित गुणनखंड, -6 के संभावित गुणनखंड इस प्रकार है। देखो कौन कौन से हैं, -6 दे रखा नहीं है। तो आप बताइए जो 6 है ना वो किस किस के टेबल में आता है, ऐसे सोच लीजिए किस किस के में आता है। अब देखिए एक हो गया, एक के में आता है तो प्लस मैंने दोनों लिखेंगे, ठीक है। -6 भले ही लिखा है लेकिन आपको दोनों लिखने हैं, और 2 के और 3 के, और कौन सा होता है आपका 6 के, ठीक है। फिर भी आप लास्ट में एटसेट्रा लिख देंगे, समझ में आ गई। क्योंकि पॉसिबल फैक्टर्स है ना, आपको ये 6 है ना, 6 पता है एटसेट्रा को लिखे, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे √2 हो जाए या कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपने सारा लिख दिया। तो अब सबसे पहले इनमें से वो ले लीजिए जो पुट करने पर यहाँ पर 0 ला दे। एक आपको ऐसे पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सारे पुट करके देखोगे आपको पता तो लगेंगे 3 है तो 3 निकलेंगे, लेकिन हमें एक जो है वो पहले से सोच लेना चाहिए। नहीं तो अगर जैसे हमें नहीं पता लग रहा ना तो हम क्या करेंगे, रफ में पता कर लेंगे। मैं जो समझाना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से समझो, क्या कहना चाहता हूँ मैं कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर 1 लिखा है तो आप ये रफ में 1 पुट करके देख लो। पहले x की जगह 1 लिखा, 1 की 3 6, 1 की 2 11 1 6। देखो 1 की 3 है तो 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही तो आएगा, और 6 1 जा कितना होता है 6 होता है, ठीक है। 11 1 जा कितना होता है 11 होता है, और 6 की होगा। तो देखो ये 11 और 1 ये दोनों प्लस के 12 है, ये दोनों माइनस के 12, तो 12 में से 12 का 0 तो आ रहा ना।
तो 0 आ रहा, अगर नहीं आ रहा होता तो फिर मैं -1 रख के देखता, फिर मैं 2 रख के देखता प्लस का, फिर माइनस का रख के देखता। मतलब मुझे ऐसा चाहिए जो पुट करने पर 0 ला दे, जो पुट करने पर 0 ला दे। तो p x की जगह हम क्या ले देंगे, 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे बच्चों, हम x की जगह हम 1 ले लेंगे। तो अब उसके बाद पुट कर दो, क्योंकि हमने निकाल के देख ही लिया है, बस अब फटाफट यहाँ लिख दो। ठीक है, इस तरीके से इन सवाल को हम करना पड़ता है हमें। और मैं आपको बता दूं, देखो मैंने चैप्टर 2 से रिलेटेड पूरी वीडियो बना रखी है, पिछले साल बनाई थी, और चैप्टर 10 से रिलेटेड अभी प्रोसेस में है। 11 चैप्टर की बना दी है पूरी, और प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड बना दी है। ठीक है, आप वो वीडियो देख के बहुत बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, 6 से कितने हो गए, 12 हो गए, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो अब आप लिख देंगे 100, क्योंकि 0 आ रहा है तो लिखेंगे। देखो हमने क्या पुट किया है, हमने पुट किया x = 1 पुट किया है। तो ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। देखो हमने जो है क्या पुट किया है, तो आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर इक्वल टू में 1 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, आप सोच रहे होंगे सर जैसे यहाँ पर पावर 3 लिखी हुई है, तो सर क्या हम इससे ही सारे के सारे तीनों फैक्टर पता लगा सकते हैं? हाँ, पता लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा बहुत टाइम इसी में किल हो जाएगा, और हमें फैक्टराइज करने से के लिए बोला गया, तो हम डिवाइड से करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो यूजिंग, बाकी इसका एक और मेथड भी होता है। ठीक है, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन, क्योंकि जो आपके ऑफिशियल आंसर किया है ना, मैं उसके हिसाब से सारा कर रहा हूँ। ये देखो, ये आपके ऑफिशियल आंसर किया है, यहाँ बोला गया कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। ठीक है, तो यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड हम इससे कर रहे हैं। अब देखो इन्होंने तो करके दिखाया नहीं, सीधा आंसर इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, पर मैं तो आपको करके दिखाऊंगा ना लॉन्ग डिवीजन मेथड में। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड कैसे करना है, ये जो अमाउंट है ना पूरी है, ये आप अंदर लिखेंगे x3। और मैंने सेकंड चैप्टर पूरा करा रखा है, आप देखेंगे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बोर्ड पर कराया था वो। ठीक है, पुरानी वीडियो है ना, तो हो सकता है थोड़ी क्वालिटी लो। अब देखो ये दे रखा है, देखो ये वाली जो चीज़ है ना पूरी, ये मैंने यहाँ लिख दी, और ये जो हमने एक फैक्टर पता लगा लिया वो यहाँ लिख दिया। अब इसकी डिवाइड सीख लो, डिवाइड कैसे करनी है। ठीक है, और वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, अच्छे से डिवाइड आ जाएगी आपको। ठीक है, समझोगे ना ध्यान से। हाँ ओके, x की पावर 3 है तो 3 बार लिख लो, ये x है, 1 बार लिख लिया। ठीक है, अब ये x कट गया, कितने बचे, x² बचे। ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिख सकते हो या यहाँ डाल के यहाँ लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। हम ऊपर लिख लेते हैं, x² हो गया। देखो हमेशा डिवाइड करने से पहले ये बात याद रखना, पहले बड़ी पावर से छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ पे x की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यहाँ पे 1 है, फिर 0 है। x की पावर 2 है, कैसे आया, x की 3 लिखा, x को 3 बार लिखा, x नीचे लिखा, x कट गया, x कितने हो गए, 2 हो गए, तो x की पावर 2 है। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। देखो जो हमने डिवाइड करके पता लगाया ना, वो यहाँ लिखा, उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। पता है ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने इसलिए डिवाइड करा था कि मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ सेम आए, ताकि कट जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसको से मल्टीप्लाई करा या इसको से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, x² आएगा। ठीक है, और ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। ठीक है, इसलिए तो यहाँ डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा ताकि सेम आ जाए और कट जाए। अब माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, माइनस का 6 है, प्लस का 1 है, कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, तो माइनस का 5 आएगा, और x² आ जाएगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि भाई सर ने यहाँ पे x की 3 काट दिया तो x² भी काट दो, नहीं, ये 6 है और ये 1 है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये समझ में आ गया 5 क्यों आया और ये x² क्यों नहीं कटा। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे समझिए 6 चॉकलेट है, 1 चॉकलेट खा ली तो 5 बची, माइनस की रकम बढ़ी है तो माइनस का साइन आ गया, तो ये इसे काट मत देना, और बाकी सारा सेम उतार लो, उतार लिया। अब -5 x² है, -5 x² है, 2 बार लिख लिया, और ये x है ना, ये ला, ये अपॉन में लिख दिया, x कट गया, माइनस के 5 आ गया। देखो ये जो बचा ना, ये यहाँ लिख लिया। और पता है क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि मल्टीप्लाई करने पर सेम आए। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, -5x की मल्टीप्लाई करो, देखो -5x की मल्टीप्लाई करो x से, तो -5 बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी, तो x² आ गया। हाँ है ना, 1 1 2 जमा करते हैं, 1 1 गुणा मत कर देना, यहाँ बच्चे गलती कर देते। मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। माइनस की मल्टीप्लाई करो, प्लस हो गया। ठीक है, ये देखो -5 की मल्टीप्लाई -1 में करी तो माइनस कट गया, तो 5 1 5, x का x आ गया। ठीक है, तो ये 5x आ गया, और ये 2 जने थे तो 2 तक आएंगे, यहाँ 3 तक होते तो 3 तक आते, बस लाइन डाल दो।
देखो कई बच्चे ये सोचते हैं कि प्लस प्लस माइनस होगा, ये रूल नहीं है। नीचे वाले को रूल को देख रहे हैं, इसको गायब कर दो। ये माइनस का है ना, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया, ये रूल होता है। यहाँ देखो ये प्लस का है माइनस हो गया, माइनस का प्लस। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊँ तो पूरा देखा करो एंड तक, फिर दोबारा देखोगे क्लियर हो जाएगा। अगर जिनकी मैथ थोड़ी बहुत वीक है, मतलब जो भी प्रकृति पर है, तो ये देखो अब ये माइनस का प्लस का तो कट गए। अब देखो यहाँ 11 प्लस का है, प्लस का 11 है, माइनस का 5 है, तो 11 में से 5 के 6 बचे, और क्या लगा हुआ वेरिएबल एक्स, तो यहाँ पे 6x लिख देंगे। तो एक्स मत काटना, ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब ये -6 लिखो। अब देखो 6x लिखा, डिवाइड कर देंगे x, तो क्या बचा 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 को 7 मल्टीप्लाई करो 6x, ठीक है, 6 को 7 मल्टीप्लाई करो माइनस का 6, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ठीक है। तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। कटने का मतलब है कि जीरो बचा, ठीक है, तो ये जीरो आ गया। अब आप देखो, और ये पता है जीरो क्यों आया, क्योंकि हमें पता है ये फैक्टर ही तो है, और फैक्टर को डिवाइड करोगे बाकी से तो जीरो ही आना चाहिए। और अगर आपको जीरो नहीं आया तो आपने गलत करा है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया सामने। अब हमारे पास क्या आ गया आंसर, नाउ जो पी एक्स है वो क्या है, देखो, ओहो कोई बात नहीं, शीट पे लिख देता हूँ, ये डबल हो गई थी ना पी एक्स। तो नाउ पी एक्स, अब जो पी एक्स है हमारा वो क्या है, देखो इधर देखो, एक हमारा कौन सा था ये, और एक ये, भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करके वापस यही तो बनेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि x-1 लिखा आपने, ठीक है, x-1 लिखा, और ये पूरा लिखा इसके साथ x² - 5x + 6, ठीक है। अब आपको इसके फैक्टर्स करने हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ये, इसके फैक्टर्स करने हैं। इसके फैक्टर्स कैसे करोगे आप, स्प्लिटिंग मेथड से करोगे। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा करवाया था मैंने। ये वाला करवाया था ना 7वां क्वेश्चन, है ना, इसके फैक्टर्स करना सिखाए थे ना। तो ठीक इसके भी वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बहुत सिंपल रूल बताया था कि पहले बड़ी पावर है, फिर छोटी छोटी, है ना। देखो लाइन से लगा दिया, पहली बार लाइन से लगा हुआ था, तो इसके आगे क्या कुछ नहीं, तो 1 मानेंगे, 1 की 6 में गुणा कर लो, 1 में 6 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 कम कितना, तो 6। अब 6 किस किस के बारे में आता है, 2 3 6, 2 3 6 होता है, और 6 1 6 होता है, बस यही होते हैं। तो अब 3 2 6, 2 3 6, बात तो एक ही है ना। अब इनमें से कौन सा वो पेयर है जो प्लस करने पर 5 लाता हो, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि क्या लाना है। तो बताओ भाई, 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7 आ गए, तो हो ही नहीं सकता, ये हो गया ना 2 और 3, तो 2 और 3, तो यहाँ पे x² लिखा, यहाँ पर लिखा 3x, यहाँ लिखा 2x, यहाँ लिखा 6। देखो ये सेम उतार दिया, एक लिखो ना लिखो मर्जी है, एक लिखो या ना लिखो मर्जी है, माइनस का माइनस सेम उतार दिया, प्लस का 6 उतार दिया, -5 है ना, इसको हमने 2 बार लिख दिया, 2 और 3। ये बड़ी रकम पहले लिखो, छोटी रकम बाद में लिखना, हमेशा एक ही चीज याद रखना, ठीक है। प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि प्लस करने में 5 चाहिए। समझ में आ गया आपको, आगे देखो, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये क्या है, ये जो है प्लस का है ना, माइनस का हो गया, ये प्लस का क्या हो गया, माइनस का हो गया, ये हमारे 2 ग्रुप बन गए ना। अब इसमें कॉमन लो, क्या कॉमन है इसमें, x है ना, क्या बचा, x - 3 बचा। देखो मैं आपको थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो x² - 3x माइनस का 2x + 6 दे रखा है ना, तो इसके टुकड़े करो, x² के टुकड़े करो, 2 बार लिख लिया, 3x लिख लिया, 2x लिख लिया, और ऐसे 6 के करो, 3 दूनी 6 होता है। तो इसमें और इसमें कॉमन लेना होता है, इसको छुपा लो, क्या बचेगा इसमें, x बचेगा, x - 3 आ गया। इसमें कॉमन लो, 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो बाहर माइनस है ना, यहाँ पर तो माइनस लिख लिया, 2 क्या बचा, x माइनस प्लस माइनस, और ये 3 बचा। अब देखो ये और ये दोनों सेम आ गए, तो आपने सही करा, x - 3 एक बार लिख लिया, और ये दोनों एक बार लिख लिया, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब देखो वही चीज़ कर रहा हूँ, पर मैंने यहाँ पे देखो टुकड़े करके दिखाया ना, आप भी टुकड़े करके दिखा सकते हो। अब यहाँ देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस लिख लिया, 2 लिख लिया, तो x बचा, 2 3 6 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यही चीज़ करिए ना मैंने यहाँ पर, इसलिए मैंने अलग से भी समझा देता हूँ ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए।
अब ये देखो x माइनस 3 दोनों में सेम है ना, तो ये कॉमन आ गए, दोनों में क्या आ गए, कॉमन आ गए, और x माइनस 2 आ गए। ठीक है, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, सुनो, पहले लाइन से लिख दो इसको। ठीक है, ये जो आपके आंसर आया ना, ये जो आपके आंसर आया, ठीक है, हमने जो फैक्टर बताया था, ये देखो 1 2 3 6, इसी में से तो आया, देखो 1 ये रहा, ठीक है, 2 ये रहा, ठीक है, और देखो 3 ये रहा। ये नहीं है लाइन से होंगे, मतलब इन्हीं में से आते हैं, पहले पता होता है कि इन्हीं में से कोई आएगा, या तो प्लस का होगा माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि आप में रूट वाले तो शायद नहीं है, ठीक है, वो 10th में ही है, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन के तो टफ नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको अच्छे समझ में आ गया, आगे क्लियर हो गया। अब सुनो मेरी बात, अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो अच्छा मैं आपको ऑफिशियल आंसर भी दिखा दूं, ये देखो ये रहा, ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर है। ठीक है, अब उसके और में जो है क्वेश्चन, ठीक है, वो 11 का ये और वाला है ये। ठीक है, इसने बोला कि आपको आइडेंटिटी लगा के इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, अब ये फटाफट देख लेते हैं, बाकी दोनों इजी होने चाहिए आपके लिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है कि आपको 999 की पावर क्यूब दे रखी है, तो इसने बोला इसको आइडेंटिटी लगा के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइडेंटिटी लगा के करना है, तो हमने इसको क्या कर लिया, 999 है ना, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1000 माइनस 1 निकल लिया। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। आप कोई बच्चा सोच रहा है कि सर मैं 990 प्लस 10 कर दूं, ठीक है, या 9 कर दूं, सॉरी 990 प्लस 9 करेंगे ना, तो वो कर दो, तो प्लस वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप, पर उसमें आपकी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, आप ये वाला करना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे यूजिंग। ठीक है, आप यूजिंग लिखेंगे, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी। तो यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी लगा रहे हैं, ये वाली। क्या फॉर्मूला होता है इसका पता है आपको, इसका फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, देखो आपने हो सकता फॉर्मूला ये भी पढ़ा हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये जब भी ऐसे वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये इजी पड़ेगा। समझे मेरी बात, हालांकि ये दोनों सेम ही है। ठीक है, चलो अब फटाफट देखो a कितना है, a कितना है, पहले वाले को a बोलेंगे, और b कितना है बताओ, 1 लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि इसका माइनस का फॉर्मूला बना हुआ है ना। जब फॉर्मूला बना हुआ है तो फिर 1 लेना हो तो माइनस 1 नहीं लेना होता, कई बच्चे माइनस 1 ले लेते हैं और फिर आंसर गलत कर देते हैं। समझ में आ गई, जिसका माइनस का फॉर्मूला बना होता है ना, उसमें हमें केवल वैल्यू लेनी होती है। अब फटाफट पुट कर दो जल्दी से, a की जगह क्या लिख देंगे, 1000 की पावर 3, b की जगह 1 लिख देंगे, ठीक है, 3, तो a कितना हमें 1000 दे रखा है, b कितना है 1 दे रखा है, ठीक है, और a कितना है 1000, ठीक है, और b कितना दे रखा है 1 दे रखा है। अब ध्यान सुनिए, 1000 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो 1000 की 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि 1 के आगे 9 जीरो लगा देंगे, 3 फिर 3 और फिर 3 और, ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। ये 1 आ गया, अब देखो यहाँ कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, तो 3 की इसमें करेंगे 3000, एक में करेंगे तो वही आएगा, तो 3000 हो गया। मल्टीप्लाई इसमें से एक घटाएंगे तो 9 9 9 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर वही तो है, हाँ है ना। तो अब आप देखिए इसमें पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 लिखी 1, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आपका आंसर आएगा 2997000। अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा देंगे तो आपका आंसर कितना है, देखो इन दोनों को जोड़ लेना, एक जोड़ देंगे फिर घटा देंगे, घटाना आपको आता ही है, तो आपका आ जाएगा आंसर 997002999। ठीक है, अब ऑफिशियल आंसर देख लो, ये रहा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया। ये देखो ये आइडेंटिटी लगाइए, ये इन्होंने आंसर करा है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट इसका और में जो है, ये देखो और है ना, ये यहाँ पर सेकंड पार्ट है 103 मल्टीप्लाई में 107। तो अब आपको यहाँ पहचानना कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो आपको इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, सुन रहे मेरी बात, क्या करना पड़ेगा, ओपन कैसे करेंगे, जैसे 103 है ना, तो 100 प्लस 3 लिख लो, ठीक है, और ये हो गया 100 प्लस 7 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई आपको यहाँ तक, क्लियर हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अब बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी
कौन सी आइडेंटिटी, जब पहले वाला सेम और बाद वाला अलग होता है तो कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाती है, ये वाली x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये बी लिखा है x प्लस बी, ठीक है, एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी एक्स ए बी, ये होता है, ठीक है, ये x लिखा है, ठीक है, ये ए बी है। और यहाँ पर आप देख लो ना, यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा, ये देखो ये, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। अब फटाफट लगाओ, x कितना दे रखा है आपका, x कितना दे रखा है 100, a कितना दे रखा है आपका 3 और b कितना दे रखा है आपका 7, ठीक है। अब फटाफट पुट कर दो, x की जगह क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, a की जगह 3, b की जगह 7, x की जगह 100, a की जगह कितना लिख देंगे 3 और b की जगह लिख देंगे 7, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया ना। अब 100 के 100 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो वही 4 जीरो लगा दो, हो गया ना 4 जीरो। अब ठीक है, यहाँ देखो 3 और 7 के तो 10 और ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई 100 और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई तो 3 7 कितना को 21 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो ऐड हो जाएगी इसमें। तो अब तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, ठीक है, आपको बताना है कितना आएगा। तो इसमें ऐड करोगे 11,000 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है, 11,000 आपका 21 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई आपको, क्लियर हो गया। तो ये आप ऐसे लग जाएगा आंसर है। और एक बात सुनो, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ पे 1000 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 11,021 आ जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है। इसलिए तो मैं आपको कर करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी मिस्टेक हो आंसर की में ऑफिशियल में तो आपको पता लग जाएगा। तो अब हम करेंगे 12th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब हम 12वां क्वेश्चन करेंगे। अब आप देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, ये इसमें आपको बोला गया कि आपको ट्राइंगल पी क्यू आर की कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्यू 60 डिग्री दे रखा है और आपको बोला पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर। देखो पी आर में से पी क्यू घटा रहे हैं, रिवर्स घटा रहे हैं, तो देखो कैसे करना, ध्यान से सुनो, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यू आर 6 सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे। तो क्यू आर 6 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ डाल लेते हैं, तो ये हम डाल रहे हैं 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है और इसका नेम क्या है, ये लिखा है क्यू आर, तो हमने इसको क्यू, इसको आर हमने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्यू पे 60 डिग्री का एंगल बोला है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर रखेंगे सेंटर, इसको सेंटर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सी में सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और इसको सेंटर लेकर फिर यहाँ पर आर्क लगाएंगे, वही सेम जो हमने यहाँ से लगाई थी वही सेम लगाएंगे, ये 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। और मैंने 11 चैप्टर की पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया था किस चैप्टर की बना रखी है, ठीक है। तो ये हमने लाइन कर दी नीचे की, और क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पी आर माइनस पी क्यू बोला, पी क्यू माइनस पी आर नहीं बोला, पी आर माइनस पी क्यू बोला। अगर हम चाहते हैं कि पी आर बड़ा हो तो हमें नीचे की तरफ लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ लोगे ना तो आपका जो पी क्यू बड़ा हो जाएगा। हमें पी आर बड़ा चाहिए, ये याद रखना 2 सेंटीमीटर है, तो कितना 2 सेंटीमीटर आर काट लेंगे नीचे की तरफ, ऊपर नहीं काटेंगे, नीचे काटेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो ये हमने ऊपर काटने की बजाय नीचे काट दिया, ठीक है, ये आ गया, इसका नाम आ गया डी, इसको हमने डी नाम दे दिया। अब डी को आर से मिला दीजिए, क्लियर हो गया। उसके बाद जिसको मिलाया उसको बाइसेक्ट करना है, समद्वि भाजित। देखो मैंने कंसेप्ट वीडियो भी अच्छे से बना रखी है ना, 11 चैप्टर की पूरा अच्छे से देखना पूरा। तो बाइसेक्ट किसे कहते हैं, जब हम कोई लाइन डालते हैं तो मोर देन हाफ लेकर ऐसे और ऐसे हम आर्क लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, इस पूरी लाइन को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, पूरी लाइन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, इसी को बाइसेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे टेढ़ी लाइन है तो बच्चे सोचते हैं कि इसको बाइसेक्ट कैसे करें, टेढ़ी तो क्या हो बाइसेक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सीधी दिख रहा है तो ऐसे करो, टेढ़ी तो हो गया, तो वही है, ये लाइन टेढ़ी है तो इसको बाइसेक्ट करेंगे हम। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करा, अब वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। तो आधे से ज़्यादा लिया, एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क हमने ऊपर लगाई, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक हमने यहाँ लिया था ना, अब यहाँ लेंगे,
ठीक है, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई। अब देखो ये यहाँ पे कट रहा है नहीं ना, तो इस यहाँ पे दोबारा रख के हमने आगे तक कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों ने कहाँ काटा, यहाँ काटा। ये मिला दिया, जहां आर्क ने काटा वो पॉइंट है। ठीक है, ये मत सोचना जहां ये लाइन इस लाइन को काट रही वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जहां ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काटेगी वो वाला पॉइंट लेना, उसको बोलेंगे हम पी। ठीक है, और पी को मिला देंगे हम आर से। उसके बाद अब आपको माप के देखना है, चेक करना आपका सही है गलत है। देखो हमने नीचे की तरफ से लिया था ना, तो पी आर हमारा बड़ा हो गया, पी को हमारा छोटा हो गया, तो हमने सही करा है, क्योंकि हमें पी आर बड़ा चाहिए, पी को छोटा चाहिए। जब आप ऊपर की तरफ बना के देखोगे ना, ठीक है, तो आप देखोगे आपका पी आर जो है वो छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हमें नीचे की तरफ करना पड़ता है। अब इसने बोला है कि पी आर में से पी को घटाओ तो 2 आएगा, तो पी आर में से पी को घटा लो, तो इसमें से आप जब घटाओगे, ठीक है, तो ये हो गया 5.5 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारा हो गया 3.5 के आसपास। तो 5.5 में 3.5 के आसपास जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे लगभग। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। देखिए आप हिंदी में लिख लेना, पी क्यू आर एक आभिष्ट त्रिभुज है। बाकी इसके मैंने स्टेप नहीं लिखे हैं, ठीक है, वो आप खुद लिख लेना अगर टीचर आपके कहते हैं तो, नहीं तो आप उसे लीव कर सकते हैं। मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है, आप वीडियो को सुन भी सकते हैं, नहीं तो थोड़ा वीडियो को आगे भी कर सकते हैं। इतना तो अगर आप 2-3 लाइन लिखना चाहते हैं ना, तो वी ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू, कितना हमने ड्रॉ किया था, 6 सेंटीमीटर लिया था। ठीक है, तो अब मैं कंस्ट्रक्शन से आपको कंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा, ठीक है, नहीं तो आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको बोल देता हूँ। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये तो आपने लिख दिया। फिर लिखेंगे फ्रॉम क्यू वी ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, एंड वी एक्सटेंड क्यू फ्रॉम वी एक्सटेंड क्यू टू द पॉइंट एल एंड टू द पॉइंट एम। मतलब हमने क्या करा, इस क्यू को एल और एम तक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद वी ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम क्यू ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 2 सेंटीमीटर की आर्क डाली, ठीक है, ऑन एम क्यू एम, ऑन क्यू एम। ठीक है, क्यू एम पे हमने आर्क डाली। फिर देन वी जॉइन डी आर। आफ्टर जॉइनिंग डी आर वी बाइसेक्ट इट एंड वी गेट पी पॉइंट ऑन क्यू पी। ठीक है, उसके बाद पी को हमने जॉइन, देन वी जॉइन पी आर। इन दिस वे वी गेट रिक्वायर्ड ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, वो तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कैसे भी देख सकते हैं, और यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि आपको करना है, सब लिखा करेक्ट कंस्ट्रक्शन जरूरी है, तो उसी के मार्क्स हैं। बाकी आपने 2-4 लाइन लिख भी दी तो इसमें नुकसान क्या, टाइम है तो लिख देना। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए अब हम कर रहे हैं 13 क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि इसमें जो हमें करना है न्यूमेरिकल फॉर्म में, वो मैथ्स में है पूरा, तो उसमें कुछ थ्योरी वगैरह नहीं है, तो इसलिए दोनों एक साथ समझेंगे। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये कह रहे 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग विद ईच अदर स्टैंडिंग एट पॉइंट आर, एस एंड एम। ये कह रहे यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, आप देख सकते हो, रेशमा है, सलमा है और मनदीप है। ये तीनों के तीनों जो है, ठीक है, वो इस तरीके से खड़े हुए, आप देख लीजिए कैसे खड़े हुए हैं। ये रेशमा है, ये सलमा है और ये मनदीप है। हिंदी में पढ़ लीजिए। और ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, हिंदी में बताऊंगा पहले। ये कह रहा है इस तरीके से ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ये जो सर्कल है ना वो 5 मीटर का है, मतलब ये रेडियस भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। ठीक है, और ये कह रहा है रेशमा जो है वो बॉल फेंकती है सलमा को, सलमा फेंकती है मनदीप को, मनदीप फेंकती है रेशमा को। ठीक है, समझ में आ गया। तो रेशमा इसको फेंक रही है, इसको फेंक रही है, अब और ये फिर इसको फेंक रही है। ये कह रहा दोनों के बीच की डिस्टेंस रेशमा और सलमा की, सलमा और मनदीप की 6 मीटर है, मतलब दोनों की दूरी बराबर है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। समझ में आ गया। और आगे कह रहे हैं कि ओ सेंटर है। अब आपको आंसर देना कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है और ओ ए की वैल्यू कितनी है।
अब एक बार हिंदी में सुन लो, मैं दोबारा बता देता हूँ कि देखो यहाँ पे बच्चों ये कह रहा है कि ये आपको सर्कल दे रखा है, ठीक है। इस सर्कल में इसने बोला कि ये रेशमा है, सलमा और ये मनदीप है, ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब दोनों की दूरी बराबर है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी दूरी आपको निकालनी है, और ये पूरा सर्कल है, सर्कल की फॉर्म में खड़े हुए हैं, और ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 5 है, तो ये भी तो 5 होगी। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, या तो पूरा पाइथागोरस से कर दो, ठीक है, या आप इसे हीरोन फॉर्मूला से कर दो। तो जब आप ऑफिशियल आंसर की देखोगे तो ऑफिशियल आंसर की में तो इन्होंने हीरोन फॉर्मूले से कर रखा है, तो मैं आपको हीरोन फॉर्मूले से कराता हूँ, और शॉर्ट में जो है ना, जो पाथो के स्वरूप में वो बता दूंगा, आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। जो बच्चे बहुत एक्स्ट्रा करना चाहते हैं ना, उनके लिए कह रहा था मैं, ठीक है। बाकी एक तरीका याद रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, पेपर के टाइम में कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रैक्टिस रही रहेगी, ठीक है। अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा दिया। अब एक बात सुनो, फटाफट में से कैसे करेंगे, निकालना है, ठीक है। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर कौन है, ठीक है, यहाँ पर कौन है, रेशमा, ठीक है। और देखो जब हमें फिगर दे रखे हैं तो फिगर बनानी जरूरी नहीं होती है, ठीक है, फिगर बनानी जरूरी नहीं होती है। और हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, और ये हमने इसको भी मिला दिया, ये हमारा सर्कल सेंटर हो गया, ठीक है। ये हमने इसको मिला दी, हमने इसको मिला दी, ये कितना 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको हमने ओ नाम दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ओ, और ये ई है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करा कि देखिए, एक बात और सुन लीजिए, ये देखो, अब एक सर्कल है ना, एक सर्कल में हम जो सेंटर है उसको कहीं से भी इस तरीके से मिला सकते हैं, है ना, कहीं भी मिला सकते हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ सुनिए, बनाना नहीं है, ये फिगर नहीं बनानी, इसलिए मैं इसको रफ में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये सर्कल है, सर्कल में ये सेंटर होता है, और ये क्या कोड होती है, कोड मतलब जीवा होती है, ये सेंटर मतलब केंद्र होता है। और अगर केंद्र, ये केंद्र है और ये कोड है, इस पे अगर हम ऐसे लाइन डालें कि इस पर 90 डिग्री की बने, तो ये दोनों बराबर होती हैं। तो हम ये इस तरीके से करेंगे कि मतलब ये जो सेंटर है ना, सेंटर ये कोड पर इस प्रकार पड़ रहा है, ये इस प्रकार पड़ रहा है कि इसको 90 डिग्री पे काट रहा है। ये आपको एज्यूम करके रखना है इस क्वेश्चन में, समझो, क्योंकि हम अपनी मर्जी ऐसे मर्जी फिगर बना सकते हैं, भाई दोनों के बीच की दूरी तो बराबर है ना। तो याद रखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने ये थ्योरम भी पढ़ी होगी 10th चैप्टर में, कि ये सेंटर होता है, ये कोड होती है, ठीक है। सेंटर से कोड पर अगर हम 90 डिग्री की लाइन डालते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कोड थ्रू द सेंटर बाइसेक्टेड, कहने का मतलब है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब अगर पूरा का पूरा 100 है ना, तो आधा आधा कितने के होंगे, 50-50 के होंगे। और क्योंकि 90 डिग्री का, तो यहाँ पर हम पाथो की थ्योरम लगा सकते हैं, जहाँ भी 90 डिग्री होता है वो पाथो की थ्योरम लगा सकते हैं ना, ये है। अब आ जाओ क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल, ये हम आंसर करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, और इन ट्रायंगल कौन सा हमने ले लिया, RSO में ले लिया, इन ट्रायंगल RSO, ठीक है। RSO ट्रायंगल ले लिया हमने, तो इसमें हम हीरोन फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमने लेट क्या करा, RS को हमने A मान लिया, और ये कितना 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। RO को हमने B मान लिया, और ये हमारा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। SO, ठीक है, SO, और हमने इसको C मान लिया, ये हमारा कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप पता है ना 5 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि देखो ये सेंटर है, ये सर्कमफ्रेंस है, तो इसको मिलाएंगे तो कितने का होगा, ठीक है, 5 का होगा, क्योंकि ये रेडियस है। क्योंकि एक सर्कल में एक वृत्त में आप कितनी मर्जी त्रिज्या डाल लो, हर तरह की त्रिज्या बराबर होती है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमने ABC मान लिया, ABC मानने से क्या होता है कि हम S आराम से निकाल सकते हैं। ये हीरोन फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा हीरोन फॉर्मूला, एक पहले S निकालते थे, S मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाते थे, ये वाला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, है ना। तो वही लगा रहे हैं हम, पहले तीनों को जोड़ के आधा कर दो जल्दी से, 6 + 5 + 5 बटे में 2, ठीक है। तो कितना हो गया, 16 बटे में 2, 8 आ गया, ठीक है। और अब एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल RSO, देखो हिंदी में इसको, इनको में लिख लोगे, इन ट्रायंगल RSO की जगह लिख लोगे हिंदी में त्रिभुज RSO में, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। और लेट को आप हिंदी में लिख लेंगे माना, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल RSO क्या फॉर्मूला होगा, S अभी लिख देता हूँ हिंदी में, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, तो इसको बोलेंगे हिंदी में त्रिभुज
RSO का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ गई। ये मैं डब्बा लगा रहा था ताकि इंग्लिश वालों को कंफ्यूजन ना हो और आपको भी ना हो। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो फटाफट, एस कितना दे रखा है, जल्दी बताओ। एस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। 8 माइनस ए कितना दे रखा है आपका, 6। एस कितना दे रखा है आपका, 8। बी कितना दे रखा है आपका, 5। एस कितना दे रखा है, 8। और सी कितना दे रखा है आपका, 5। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना समझ में, अच्छे से, वेरी गुड। तो 8 आ गया, 8 में 6 का 2 बच्चे, 8 में से 5 का 3 बच्चे, 8 में से 5 का 3 बच्चे। अब 8 के टुकड़े कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। आपको ये 8 का आता है ना करने, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। समझ में आ गया ना, 2 1 2। 8 के करो तो देखो कितने, 1 2 3 है, तीनों लिख दिए। 2 का 2 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया, 3 का 3 लिख दिया। अब देखो इन 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इन 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इन 3 में से 1 3 बाहर आ गया। ये थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको आ रहा है। ठीक है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 आ गया। अब वापस आराम से आ जाते हैं क्योंकि हम ये पुराना पढ़ चुके थे तो आपको अच्छे से इसकी नॉलेज थी। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। देखो ट्रायंगल के 2 फॉर्मूले होते हैं, ट्रायंगल के 2 फॉर्मूले होते हैं। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ट्रायंगल का 2 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। देखो एक तो आपने ये हीरोन फॉर्मूला पढ़ लिया ना, दूसरा जब 90 डिग्री दिया होता तो 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं लगा सकते हम, होता नहीं होता फॉर्मूले वाला, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो वही दोबारा लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, एरिया, कौन सा एरिया निकाल रहे हैं हम, क्या नाम है इसका, RSO। तो RSO क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखो हिंदी मीडियम वाले जो है ना, या ARE ही लिख सकते हैं, बेस इंटू हाइट, HEIGST, BASE बेस। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, एरिया RSO बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखो हमें एरिया तो पता है ना, कितना निकाला एरिया, 12। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। ठीक है, ठीक, 12 लिख देंगे। ठीक है, अब बताओ बेस कौन सा लेंगे, बेस कौन सा लेंगे। देखो बेस कौन सा लेंगे हम, देखो हम RSO ले रहे हैं ना, तो ये बेस लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, ये बेस लेंगे। ठीक है, और ये इस पे हाइट ले लेंगे ये। ठीक है यार, ना तो SO क्या हो गया, बेस, और हाइट कौन होगा इस पर, RE। ठीक है, तो RE इस पे हाइट हो गई। तो अब इन सबको इधर ले जाओ, 12। चलो अभी बाद में ले जाना, पहले लिख लो, सेंटीमीटर की पावर 2 है। SO कितना है बताओ, SO कितना है, 5 है ना, वेरी गुड, 5 है। RE कितना है, RE नहीं पता, तो R ही नहीं पता, तो 12। अब ये 2 नीचे है, इधर जाके इक्वल के ऊपर चला जाएगा, ये 5 ऊपर है, नीचे चला जाएगा। 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, तो अब 24 को 5 से भाग करो, कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, देखो आप ऐसे डिवाइड कर लो, सीधा भी काट सकते हो। 5 चौक 20 हो गया, पॉइंट 5 8 40 हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे काटो, 5 चौक 20, 5 8 40 पॉइंट लगा दी। तो मैंने इसलिए करके दिखा दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। RE आ गया, तो RE कितना आ गया हमारा, 4.8 आ गया। समझ में आ गई। अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा था कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो 90 डिग्री भी होता है और ये दोनों बराबर भी होता है। तो RE अगर 4 पॉइंट कितना है हमारा, 8 है, तो ये भी 4.8 होगा। तो 4.8 कितने हो गए, कितने हो गए, 4.8 जोड़ेंगे तो ठीक है, कितना हो जाएंगे, 9 पॉइंट, ठीक है, 6 हो जाएंगे, 9.6 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके बाद कुछ नहीं लिखना आपको, देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसलिए। ठीक है, इसलिए आप क्या लिख देंगे, RM बराबर 2 मल्टीप्लाई में RE। ठीक है, RM बराबर 2 मल्टीप्लाई में RE। दो RE कितना निकाला, 4.8 निकाला है, तो 4.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 आ जाएगा, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी ये पहला पार्ट हुआ है, क्या हुआ, पहला पार्ट, सुन रहे मेरी बात, पहला पार्ट हुआ है। अभी दूसरा पार्ट हमें निकालना है, क्योंकि इसमें हमसे ये भी पूछा है, EO। क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये देखिए, हमसे O ही पूछा है, EO लिखो या OE, बात एक ही है ना। हमने ये पहला पार्ट तो निकाल दिया, इसका पहला पार्ट हमने निकाल दिया था। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे एरिया था ना, क्षेत्रफल था ना, यहाँ पे सेंटीमीटर की 2 लगा रहे, क्योंकि एरिया में 2 लगेगा, सुन रहे हो। और यहाँ पर क्या है, साइड है, यहाँ पे स्क्वायर मत लगा देना। ठीक है, साइड निकाली हमने,
ठीक है, ये हमने पहला वाला कर दिया। कौन सा कर दिया हमने? पहला वाला आंसर कर दिया। अब हमें करना है दूसरा। तो दूसरे में हमें ओ ई निकालना है। तो ओ ई के लिए हम यहाँ पर पाथेगोरस थ्योरम लगाएंगे। ओ ई है ना, तो ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल हम ले लेंगे। समझे मेरी बात? तो फटाफट देखो कैसे करेंगे। अब आप सेकंड करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? आर ई ओ। ठीक है, आर ई ओ। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ले रहे हैं, तो इसमें हम लगाएंगे यूजिंग पाथेगोरस थ्योरम। पहले लिख देना एंगल आर ई ओ क्या है? 90 डिग्री का है। आर ई ओ कितने का? 90 डिग्री का है। ठीक है, इसलिए यूजिंग पाइथागोरस GORS, ठीक है, प्रॉपर्टी, यह थ्योरम में लिख सकते हो। प्रॉपर्टी, आप छोटी क्लास की प्रॉपर्टी लिख लो। ठीक है, हिंदी में लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय का या नियम का प्रयोग करने पर। ठीक है, प्रयोग करने पर। ठीक है, अब क्या कहते हैं पाथेगोरस थ्योरम? कि 90 के सामने वाले को अलग लिख दो। ठीक है, आर ओ का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो इधर आर ओ का स्क्वायर 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे। इक्वल टू में कौन है? आर ई। जो दो साइड बची ना, वो मतलब आपको पता है हाइपोटेन्यूज इधर आते हैं, बेस और हाइट इधर आता है। आर ई और यहाँ पे क्या? ई ओ। ठीक है, क्या? ई ओ। समझ में आ गई यहाँ तक? अब बताओ आर ओ कितना है? आर ओ कितना है? 5। आर ई कितना है? आर ई कितना है? कितना निकाला था हमने अभी? 4.8 निकाला था। हाँ या ना? 4.8 निकाला था, नहीं निकाला था? निकाला था ना। प्लस ई ओ, ई ओ हमें निकालना है, ई ओ ही तो निकालना है। तो अब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 4.8 की 4.8 मतलब 48 के 48 में गुणा करो, कितना आएगा? 48 के 48 में गुणा करोगे कितना आएगा आपका? 2304। ठीक है, 2304 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। और 0.2, क्योंकि देखो 4.8 की जब आप 4.8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सॉल्व करने पर 2304 आएगा। ठीक है, आएगा। तो 1 2, तो 2 के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 304 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। और ई ओ लिखा, तो ये आपका आ गया 23.04। इसको आप इधर ले जाइए। ठीक है, इधर ले जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, ई ओ का स्क्वायर, इसको लेस करो, कितना बचेगा? आपका बचेगा 1.96। ठीक है, उसके बाद ये स्क्वायर जाके इधर रूट बन जाएगा। ठीक है, और 1.96 का रूट क्या होता है? देखो मैं आपको रफ में पहले बता देता हूँ। 1.96 है, पॉइंट हटा दिया, नीचे क्या आ गया? 100 आ गया। तो ये आपका हो गया 196, ये हो गया आपका 100। और 196 का रूट कितना होता है? 14। 100 का रूट होता है 10। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0 की जगह 4, 1 की जगह पॉइंट, तो 1.4 आ गया। समझ में आ गई? ठीक है, अगर 196 का 14 नहीं पता तो आप ऐसे कर लो। ठीक है, 2 नीम 18, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 9 18, और 7 7 49, 7 1 7। तो 2 में से 2 एक बार आ गया, 2 7 में से एक बार आ गया, तो 7 दूनी 14 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से देखो, आपको कम से कम 20 तक तो याद होने चाहिए आंसर क्या होते हैं इसके। ठीक है, 14, तो इसी तरह क्या आ गया? 1.4 आ गया ये। तो ई ओ इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1.4 आ गया, सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और देखो जब इक्वल इक्वल चल रहा होता है ना, इस तरीके से इक्वल, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना देना। ठीक है, अगर नहीं बनाओगे तब भी टीचर इस पर मार्क्स नहीं काटता है, टेंशन मत लेना। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये मैंने आपको करवा दिया। अब आप आज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, 14। तो 14 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। मैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, कंसेप्ट वीडियो बना चुका हूँ, आपका चैप्टर पूरा करवा चुका हूँ अच्छे से डीपली। तो फटाफट इसको बताइए आंसर क्या होगा। देखो ये आपको दे रखी है, और यहाँ पर बीमा करवाया गया, इंश्योरेंस करवाया गया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिन जिन लोगों का एक्सीडेंट हुआ है ना साल के अंदर, और जो गाड़ी चलाते हैं 1829 साल के, जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं करा वो 440 हैं, जिन्होंने एक करा वो इतने, वो ऐसे से दे रखा है हमें। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 1829 साल उम्र होगी, और जिस व्यक्ति को आपने देखा होगा और एक वर्ष में ठीक 3 दुर्घटनाएं करी होंगी, उसने 3 एक्सीडेंट करे होंगे, तो बताओ कितने हैं? जिसकी उम्र 1829 हो और उसने 3 एक्सीडेंट करे हो, 1829 हो और 3 एक्सीडेंट करे हो, तो कौन है वो? 61 है ना।
तो 61 ऊपर आ जाएगा और टोटल क्या आ जाएगा नीचे। टोटल कितना है, कितने ड्राइवर है टोटल 2000 ड्राइवर, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो बताएगी क्योंकि उन्होंने क्लेम मांगा होगा, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी को पता लग गया होगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स। ठीक है, कुल जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, जिनका इंश्योरेंस किया गया वो कितने हैं। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स, देखो कुल ड्राइवर्स कितने हैं। ठीक है, मेन में लिखो क्योंकि जिनका इंश्योरेंस हुआ है इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ टोटल लिखो कितने ड्राइवर्स हैं, 2000 है यहाँ पर जो है ना 2000 ड्राइवर का किया गया ना। ठीक है, तो टोटल नंबर ड्राइवर्स कितने यहाँ पे 2000 है। तो हमसे पहला क्या पूछा गया, जो पूछा गया उसी को हमें लिखना है, तो फर्स्ट। ठीक है, तो देखो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो मैंने आपके लिए ना मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो पहले मैं इंग्लिश में लिख के दिखा रहा हूँ, फिर आप देख लेना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स हमारे 2000 हो गए। ठीक है, फिर अब आपको क्या लिखना है कि कौन सी बात चल रही है, यहाँ 18 से 29 उन ड्राइवर्स की बात चल रही है जो 18 से 29 साल के, जिन्होंने केवल 3 एक्सीडेंट करे हैं। कितने एक्सीडेंट करे हैं, 3 एक्सीडेंट करे हैं, तो वो कितने हैं 18 से 29, जिन्होंने 3 करे हैं वो 61 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ड्राइवर्स DRIVERS ड्राइवर्स हु हैव डन एग्जैक्टली। देखो क्वेश्चन में जो लिखा है वहां से लिखना है, देखो एग्जैक्टली लिखना है, एग्जैक्टली मतलब 3 ही करना, ज्यादा ना कम। ठीक है, एग्जैक्टली। ठीक है, डन एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट। और सुनो, आप अपनी लैंग्वेज में बना के कुछ और भी लिख दोगे ना, जो इसके आसपास नहीं समझ आए तो यही लाइन लिख दो। ठीक है, तो नंबर नहीं कटेंगे आपके, इसमें ज़्यादा मत ध्यान देना क्योंकि इसमें इतना नहीं है एक्सीडेंट्स। तो इक्वल टू कितना है, कितने हैं, बस ये आपको सही होना चाहिए, कितना है आपका 61। तो 61 हमने इसको E1 मान लिया। क्या मान लिया इसको हमने, E1 मान लिया, बराबर लिख देना E1। और E1 मानने से क्या होता है, हमें प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ E1 लिखा, इक्वल टू में कितना आ जाएगा हमारा 61 अपॉन में टोटल 2000, और इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.0305। ठीक है, समझ में आ गया आपको। और देखो यहाँ पर इन्होंने ना आंसर में केवल इतना ही लिखा है, समझे मेरे पास, इतना ही लिखा खाली। ठीक है, और अब इसका हिंदी में देख लो, हिंदी में ये देखो, हिंदी में कुल ड्राइवरों की संख्या लिख देंगे आप, फिर लिख देंगे E1 कितना है, 18 से 29 वर्ष की आयु वाले ड्राइवर जिन्होंने 3 दुर्घटनाएं की, तो 61 हो गए। तो फिर आप यहाँ लिख देंगे प्रायिकता। ठीक है, इसको हमने E1 मान लिया, तो E1 ये आप पहला कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर रहे हैं, तो 61/2000। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, मैं डिवाइड बता देता हूँ आपको। देखो अब मैं इसको डिवाइड करना भी आपको बता देता हूँ। देखो 61 अपॉन में 2000 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 61 अपॉन में 2 ले लिया। आप खुद सोचो, अगर 61 है, आपको 61 रुपये है, 61 का आधा करोगे तो कितना आएगा, 60 का 30 होता है, 1 रुपये का 98 होता है, तो 30.5 आ गया ना, हाँ या ना। और 30.5 आएगा, अब कितने यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो आप पहले पूरी रकम को लिख लो, इसके आगे 0 लगा लो। अब पॉइंट आपका यहाँ पर है, पॉइंट आपका कहाँ, यहाँ पर आपको 1 2 3 कदम चलना है, तो 1 2 3, तो यहाँ पर आ गई, ये पॉइंट उठ के यहाँ पर आ गया, तो 0.0305, तो ये आपका आ गया। आप देखोगे तो ये आ रहा था। ठीक है, तो ये आपका आ गया 0.0305। ठीक है, समझ में आ गई। और आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ये 61 लिखा या 2 लिखा, तो 2 3 कितना होता है 6, 1 आ गया, छोटा पड़ गया, क्या हो गया, छोटा पड़ गया, तो ना जाने की 0 लगा दी। ठीक है, पॉइंट लगा दी, 0 बढ़ गई, 2 पंजे कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो यार आपका कितना आ गया 30.5, तो वही आ गया ना, हाँ है ना। उसके फिर आप उसके बाद 30.5 आया, तो कितने कदम चलना है आपको, यहाँ पे 3 0 दे रखी थी, तो 1 2 3 यहाँ लगा दे पॉइंट, तो ये हटा दो पॉइंट, तो क्या आ गया 0.0305 आ गया। अब वीडियो मैंने दोबारा से देखोगे ना, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको, बता दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला गया, ध्यान से सुनो। यहाँ बोला गया है कि शहर से यादृच्छिक रूप से चुने हुए गए ड्राइवर के लिए 1 वर्ष में कोई दुर्घटना ना होने की प्राथमिकता क्या थी, मतलब वो कितने ड्राइवर्स हैं जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट नहीं करा। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे उम्र नहीं बता रखी कि कितने साल का है, तो इन सभी को जोड़ देंगे और टोटल नीचे बटे में क्या आ जाएगा 2000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा
2000 आ जाएगा। समझ में आ गई। इंग्लिश में देखो, इन्होंने बोला कि जो ड्राइवर जो चूज किया गया ना उसने एक भी एक्सीडेंट नहीं किया, तो आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर ऑफ ड्राइवर्स, ठीक है, हु डिड नॉट डू एनी एक्सीडेंट, जिन्होंने कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया वो कितने हैं, बताओ कितने हैं, ध्यान से देखो कितने हैं, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ो, 440 प्लस 505 प्लस 306, तो ये कितने हो गए हमारे 1251 हो गए। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गए सबको। अब उसके बाद प्रोबेबिलिटी लिख दो, मैं अभी हिंदी में दिखा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी E2 लिखा, तो यहाँ पे 1251 ऊपर आ गया और 2000 हमारा नीचे आ गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.6255 आ जाएगा। मैं इसको डिवाइड करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, हिंदी में आप क्या लिखोगे, हिंदी में दूसरे नंबर पे आप, ठीक है, हिंदी में आप दूसरे नंबर पे क्या लिखोगे, उन ड्राइवरों की संख्या जिन्होंने एक भी एक्सीडेंट, हिंदी में लिख देना दुर्घटना, ठीक है, हिंदी में लिखना दुर्घटना नहीं की, तो वो कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, वो कितने हैं जिन्होंने एक भी दुर्घटना नहीं की। तो हम तीनों को जोड़ देंगे, 440 505, ठीक है, और 306 इजिकल टू में कितना आएगा 1251। ठीक है, उसके बाद हम प्रायिकता लिख देंगे। ठीक है, प्रायिकता में E2 लिख देंगे, इसको E2 मान लेंगे। ठीक है, और कितना आएगा 1251 बटे में 2000 भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.6255 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप E2 लिख लेंगे। ठीक है, E2 लिख लेंगे ना, और समझ में आ गया। और देखो मैंने पूरा का पूरा जो है करवा दिया है पेपर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर किया करो, काफ़ी एफर्ट लगते हैं, शेयर भी करो अगर कर सकते हो तो, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।